प्रिय मित्रों और प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी की इस कक्षा में मैं डॉक्टर हेमंत पाल गिरतलहरे पुनः आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की इस कक्षा में हम बीए अंतिम वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र जनपदीय भाषा साहित्य छत्तीसगढ़ी के अंतर्गत संकलित छत्तीसगढ़ी गजल पर चर्चा करेंगे। श्री मुकुंद कौशल जी द्वारा रचित छत्तीसगढ़ी गजल के पाठ के बाद हम गजल के भाव सौंदर्य को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं छत्तीसगढ़ी गजल को। गजल शब्द मूलतः अरबी का शब्द है। अरबी से यह फारसी में आया, फारसी से उर्दू में आया, उर्दू से हिंदी में लाने का श्रेय श्री दुष्यंत कुमार जी को जाता है और हिंदी से छत्तीसगढ़ी में लाने का श्रेय श्री मुकुंद कौशल जी को जाता है। श्री मुकुंद कौशल जी मूलतः गुजराती हैं। इनका जन्म 7 नवंबर 1947 को दुर्ग में हुआ। ये हिंदी और छत्तीसगढ़ी के अलावा गुजराती और उर्दू में भी शायरी लिखते हैं। बड़े बड़े मंचों पर कविता पाठ करते हैं और बड़े सशक्त हस्ताक्षर हैं। छत्तीसगढ़ी में 2 रचनाएं इनकी प्रकाशित हुईं। सन 1969 में भिनसार काव्य संग्रह और सन 2002 में छत्तीसगढ़ी गजल प्रकाशित हुई। साथ ही हिंदी में इनके काव्य संग्रह लालटेन जलने दो सन 1993 में और शब्द क्रांति सन 2002 में प्रकाशित हुई। ये प्रारंभ से ही एक प्रयोगवादी गीतकार माने जाते रहे हैं। इनके गीतों में लयात्मकता, छंदबद्धता, प्रारंभिक गुण हैं। इनकी भाषा सरल, सहज, सुगम है। हम ये कहें कि इन्होंने भाषा को पूरी तरह से जन तक पहुंचाने के लिए क्षेत्रीय और आंचलिक शब्दों का, आंचलिक प्रतीकों का, आंचलिक उपमानों का, आंचलिक लोकोक्ति और मुहावरों का उन्होंने बहुतायत में प्रयोग किया है, जिससे उनकी भाषा जन भाषा और उनका साहित्य लोक साहित्य के रूप में बड़ी मजबूती के साथ खड़ा हो रहा है। मुकुंद कौशल जी के काव्य में प्रकृति चित्रण है। प्रकृति के माध्यम से वे अपनी बात को कहते हैं। इनके काव्य में युगबोध है। अपने युग की समस्याओं को, पीड़ाओं को, वेदना को, संवेदना को पूरी शिद्दत के साथ वो अपने काव्य के केंद्र में रखते हैं। हालांकि ये तर्क प्रधान रचनाएं लिखते हैं, लेकिन तार्किकता के साथ साथ इनका हृदय पक्ष भी अत्यंत मजबूत है। भावनात्मक गहराई इनके काव्य में हमें देखने को मिलती है। प्रतीकात्मकता इनके काव्य का एक महत्वपूर्ण गुण है। सभी रसों का प्रयोग करते हैं। ये मुक्तक, वार्णिक एवं मात्रिक छंदों का भी प्रयोग करते हैं। अलंकारों का प्रयोग करते हैं। जिस उद्देश्य से आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई और आज़ादी के बाद जैसा एक स्वतंत्र भारत, शोषण मुक्त भारत बनाने की दिशा में पहल होनी चाहिए थी, जब उसको कभी टूटते हुए दिखता है तो वह जन के साथ, लोक के साथ खड़ा हुआ नजर आता है। मुकुंद कौशल एक ऐसे रचनाकार हैं जो जन के साथ खड़े होते हैं। प्राचीन जो गजल हैं वो कैसे थे? वो इश्क, मोहब्बत, हुस्न, प्रेम, इस पर लिखी जाने वाली रचनाएं थी। मिले किसी से नज़र तो समझो गज़ल हुई, मिले किसी से नज़र तो समझो गज़ल हुई, रहे ना अपनी खबर तो समझो गज़ल हुई।
उदास बिस्तर की सिलवटें जो तुम्हें चुभे, उदास बिस्तर की सिलवटें जो तुम्हें चुभे, न सो सको रात भर तो समझो गजल हुई। ये गजल का मूल रूप था जो अरबी, फारसी, उर्दू में चल रहा था। कम शब्दों में गहराई तक बेधने वाली जो काव्य धारा है उसे हम गजल कह सकते हैं। गजल जब हिंदी में आया तो दुष्यंत कुमार उस रूप में उसे लेकर नहीं आए जिस रूप में वह अरबी, फारसी और उर्दू में थी। दुष्यंत कुमार जब उसे हिंदी में लेकर आए तो उनका जो मूल भाव था वह जन सामान्य के यथार्थ को, पीड़ाओं को, वेदनाओं को, समस्याओं को लेकर के आना उनका उद्देश्य था। वो कहते हैं कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ, वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। अर्थात अनुभूतियों से जो वेदना, संवेदना उत्पन्न होती है उसको उन्होंने गज़ल के रूप में चित्रित किया। उनका गज़ल केवल कला के लिए नहीं था, मनोरंजन के लिए नहीं था। दुष्यंत कुमार कहते हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी ये कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। जो मेरे दिल में नहीं तो तेरे दिल में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। ये दुष्यंत कुमार की गज़ल हमारे दिलों में आग जलाने की, आग पैदा करने की, हमारे अंदर जोश, जज्बा, समझ, विवेक पैदा करने की और हमें झकझोरने की कोशिश करती है। छत्तीसगढ़ी में इसी तरह से मुकुंद कौशल जब गज़ल लेकर आते हैं, उनके काव्य में, उनके छत्तीसगढ़ी गज़ल में दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो वह दुष्यंत कुमार से प्रेरित हैं जो मनोरंजन के लिए चटक मटक लटक झटक पर अपनी गज़ल नहीं लिखते बल्कि सामाजिक सरोकार पर गज़ल लिखते हैं। सामाजिक सरोकार को हमारे सामने उघाड़ने की कोशिश करते हैं। विभिन्न प्रतीकों से, उदाहरणों से, व्यंग से, लक्षणा से वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक विडंबनाओं पर, विद्रूपताओं पर कुठाराघात करने की कोशिश करते हैं। इस मामले में एक तो वह दुष्यंत कुमार जी की परंपरा को लेकर चलते हैं, दूसरी तरफ वह बिहारी की तरह गागर में सागर भरने की कोशिश करते हैं। सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर देखन में छोटे लगे, घाव करें गंभीर, इन उक्तियों को लेकर के, इन विशेषताओं को लेकर के मुकुंद कौशल का गज़ल हमारे सामने प्रस्तुत होता है जिसमें अनुभूति की गहराई है और अभिव्यक्ति की ऊंचाई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मुकुंद कौशल के छत्तीसगढ़ी गज़ल छत्तीसगढ़ के जन जीवन की अस्मिता को, वेदना को, संवेदना को, पीड़ा को, समस्याओं को, उनके सहन शक्ति को लेकर के हमारे बीच आती है और हमें झकझोरने का, जगाने का प्रयास करती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि मुकुंद कौशल एक जन कवि हैं, एक लोक कवि हैं और उनकी रचना लोक के साथ, जन के साथ खड़ी हुई है। अब हम इस गज़ल का पाठ करेंगे और उसके बाद इसके भाव सौंदर्य को समझने की कोशिश करेंगे। छह बित्ता के मन खे देखो, छह बित्ता के मन खे देखो, काका जिनिस बिसाले थे। छह बित्ता के मन खे देखो, काका जिनिस बिसाले थे। आगी पानी पवन आकाशा, भुइयां तको नंगाले थे। चारों डहर सवाल उगे हैं, मूड ऊंचाए करगा कस।
ए लालू के सफल किसना हर जुआब सिर जाले थे। पीरा अपने आप टघल जाते बेरा के ढर कतले। उखरे हवे जमाना संगी जे पीरा संग गाले थे। हिजगा पारी के बाजार में परमारथ के मोल कहाँ। हास के गुरु तुर भाखा बोले वही परम पद पाले थे। समय पड़े है समरे बर औ चिक्कन कोरे गाथे बर। चतुरा मन हर ठौका बेरा चूंदीला पटियाले थे। दिन दुकाल ला हास के सही थे छत्तीसगढ़ के भूइया हर। महतारी मन गर्रा धूका अचरा मा गठियाले थे। जम्मो साध चुरौना बोरो एक साध के खातिर में। एक दिशा में उड़त परेवा ठियाला अमराले थे। उन खरतिर ओधे के पहली सुन ले कौशल गोठ हमर। अरे उन करतिर ओधे के पहली सुन ले कौशल गोठ हमर। बड़े बड़े मछरी मन छोटे मछरी मन ला खाले थे। बड़े बड़े मछरी मन छोटे मछरी मन ला खाले थे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक जनपदीय भाषा साहित्य छत्तीसगढ़ी में संकलित मुकुंद कौशल जी द्वारा रचित छत्तीसगढ़ी गजल नामक पाठ से उद्धृत है। छह बित्ता के मनखे देखो का जिनिस बिसाले थे। आगे पानी पवन आकाशा भूइयाँ तको नंगाले थे। यहाँ पर कवि मनुष्य की साहस दुस्साहस और महत्वाकांक्षा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि छह बित्ता के मनखे। मनुष्य का कद तो देखो कितना छोटा है, लेकिन उसकी इच्छाएं, उसका साहस, उसकी हिम्मत कितनी बड़ी है। वह प्रकृति को अपने वश में कर लेना चाहता है। वह सबका मालिक हो जाना चाहता है। उसकी महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी है कि वह सब कुछ अपने नियंत्रण में, अपने कब्जे में कर लेना चाहता है। छह बित्ता के मनखे देखो, इस छोटे से कद के 3 फीट के मनुष्य, 6 बालिश के मनुष्य को तो जरा देखो कि वह क्या नहीं लेना चाहता। वह सब कुछ खरीद लेना चाहता है। वह सबका मालिक बन जाना चाहता है। अब आगे पानी पवन आकाशा भूइयाँ तको नंगाले थे। अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, इनको भी वह अपने वश में कर लेना चाहता है। उसकी महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी है कि वह सब कुछ अपने वश में, अपने नियंत्रण में कर लेना चाहता है और वह खुद मालिक बन जाना चाहता है। मनुष्य का साहस किस तरह से दुस्साहस बन जाता है, उसकी महत्वाकांक्षा कितनी बड़ी हो जाती है, उसकी कामनाएं किस तरह से पूरी दुनिया को मुट्ठी में, वश में कर लेने की है, इस ओर कवि यहाँ पर इशारा कर रहा है। चारों डहर सवाल उगे हैं, मुड़ ऊंचाए करगा कस। एलालू के सफल किसना हर जवाब सिर जाले थे। कवि कहता है कि चारों तरफ समस्याएं ही समस्याएं हैं। अवांछित सवाल, अवांछित समस्याएं, जैसे खेत में अवांछित खरपतवार खड़े हो जाते हैं और वह किसान को चुनौती देते हैं। फसल के बीच खड़े होकर वह किसान पर हंसने लगते हैं। किसान क्या करता है? वह उससे उलझता नहीं, वह उससे डरता नहीं, वह उससे घबराता नहीं, बल्कि उसको जड़ समेत उखाड़ के बाहर कर देता है। अर्थात हमें अपनी समस्याओं से उलझने की, डरने की जरूरत नहीं है। अपने बुद्धि का, अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए जीवन में आने वाली प्रत्येक समस्या का हमें समाधान उसी तरह से ढूंढना है जिस तरह से एक सफल किसान अपने खेत के
खरपतवार की समस्या को निपटाता है, उसी तरह से हमें भी अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को निपटाना है। यहाँ पर कवि हमारे बुद्धि और विवेक की शक्ति की ओर इंगित करता है कि हमें किसी भी समस्या से डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। हमें अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। पीरा अपने आप टघल जाते बेरा के ढरकत ले। किसके जीवन में पीड़ा नहीं है? पीड़ा और समस्याएं जीवन में आनी ही है। बुद्ध ने कहा है जीवन में दुख है। पीरा अपने आप टघल जाते बेरा के ढरकत ले। बेरा का ढरकना यानी वक्त का ढल जाना। जैसे जैसे वक्त बीतता है, जीवन की पीड़ाएं धीरे धीरे विरल होती चलती हैं। पीरा अपने आप टघल जाते बेरा के ढरकत ले। आज जीवन में दुख है, यह सदा नहीं होगा। किसके जीवन में दुख नहीं है? समस्याएं आती हैं, समस्याएं चली जाती हैं। न दुख ठहरता है, न सुख ठहरता है। पीड़ा उस बर्फ की तरफ है जो ठंड में इकट्ठी हो जाती है, लेकिन धूप पड़ते ही पिघल जाती है। उसी तरह से समय की धूप में धीरे धीरे हमारी जीवन की पीड़ाएं, वेदनाएं भी पिघलने लगती हैं, कम होने लगती हैं। जैसे जैसे वक्त ढलता है, वैसे वैसे हमारे जीवन की पीड़ाएं भी ढलती हैं। इसलिए हमें पीड़ाओं के साथ भी जीना सीखना होगा। उखरे हवे जमाना संगी जे पीरा संग गा लेते। कवि कहता है कि जो पीड़ाओं में भी गुनगुनाना जानता है, गीत गाना जानता है, दुख में भी मुस्कुराना जानता है, वही जीवन में सफल होता है, वही जमाने पर राज करता है, वही अपनी मंजिल तक पहुंच पाता है। इसलिए पीड़ा से, दुख से, परेशानी से घबराना नहीं है, बल्कि हौसले से अच्छे वक्त का इंतजार करना है। समय के साथ साथ हमारे दुख, हमारी तकलीफ, हमारी समस्याएं कम होती चली जाएंगी। बस हमें हौसला रखने की जरूरत है। यहाँ पर कवि जीवन जीने की कला हमें बता रहे हैं। हिजगा पारी के बाजार में पर मारत के मोल कहाँ। हिजगा पारी क्या है? बदले की भावना, प्रतिस्पर्धा की भावना। आज का यह युग, आधुनिक युग, उत्तर आधुनिक युग प्रतिस्पर्धा का युग है, महत्वाकांक्षा का युग है, बाजार का युग है। यहाँ पर कोई किसी के परमार्थ के लिए, सेवा के लिए, परोपकार के लिए नहीं है। सब अपने स्वार्थ के लिए हैं। और ऐसे समय में किसी दूसरे व्यक्ति से इस तरह की परोपकार की उम्मीद करना व्यर्थ है। हास के गुरुतुर भाखा बोले वही परम पद पाले थे। आज के इस महत्वाकांक्षा के युग में, प्रतिस्पर्धा के युग में, यदि हम प्यार से दो मीठे वचन किसी के साथ बोल लेते हैं तो वही परम पद जैसा है। परम पद क्या है? जहाँ पहुँचने के बाद, जिस पद को पा लेने के बाद मनुष्य को और कुछ पाने की इच्छा ना हो, लिप्सा ना हो, लालसा ना हो, अर्थात जहाँ हमारी सारी इच्छाएं शांत हो जाएं, जहाँ हमें परम संतोष का, संतुष्टि का अनुभव हो, वह परम पद है। कवि कहता है कि आज का युग प्रतिस्पर्धा और महत्वाकांक्षा का युग है। आज एक दूसरे को सेवा और परोपकार देने वाले लोग नहीं मिलते। ऐसी स्थिति में यदि हम मधुर व्यवहार, मधुर वाणी दूसरों को दे सकें तो वही परम संतोषजनक होगा, परम संतुष्टिदायक होगा, वही परम पद जैसा आनंद देने वाला होगा। जीवन में हम कैसे खुश रह सकते हैं, इसके बारे में कवि ने यहाँ पर बताया है। समय पड़े है समरे बर और चिक्कन कोरे गांथे बर। कवि कहता है कि समय की कीमत को पहचानो, अवसर को पहचानो। समय लौटकर नहीं आता, अवसर लौटकर नहीं आता। समय पड़े है समरे बर और
चिक्कन कोरे गांथे पर सजने धजने संवरने के लिए तो बहुत सारे अवसर आएंगे, लेकिन समय को पहचानो, उचित समय को पहचानो। जब कोई स्त्री अपने पति के लिए तैयार होती है, बड़े आराम से इत्मीनान से सजती है, धजती है, संवरती है, लेकिन वही स्त्री जब खेतों में काम करने के लिए जाती है, जब वह मजदूरी करने के लिए जाती है, वह अपने कर्तव्य पर जाती है, उसके पास समय की कमी होती है, वह एक चतुर व्यक्ति की तरह त्वरित ढंग से अपने बालों को सहेज कर संवार कर अपने काम पर निकल जाती है। यही चतुराई है, यही कुशलता है कि हमें समय और अवसर की पहचान होनी चाहिए। कर्म के समय कर्म पर जोर होना चाहिए, आराम के समय आराम पर जोर होना चाहिए। आज का समय कर्म का है। कवि कहता है कि समय को पहचानो, अवसर को पहचानो। यह अवसर आराम करने का, आराम से सजने धजने का, संवरने का नहीं है, यह कर्म करने का है, काम करने का है, इतिहास बदलने का है। यह कुछ कर गुजरने का समय है। जब कुछ कर लो तब बड़े आराम से आराम की क्षणों में अपने बाल को संवारते रहो, सजते धजते रहो, आराम से अपने आप को निखारते रहो। लेकिन अभी का समय कुछ करने का है, और चतुर व्यक्ति वह है जो समय की कद्र करता है, अवसर को पहचानता है। और चतुर व्यक्ति सजने धजने में अपने वक्त को नहीं गंवाता, वह झट से कंघी लेकर अपने बाल को संवारता है और अपने कर्तव्य पर निकल जाता है। यहाँ पर कवि समय के सदुपयोग करने पर बल दे रहे हैं। दिन दुकाल ला हास के सही थे छत्तीसगढ़ के भुइयां हर, महतारी मन गर्रा धूका अचरा में गठिया लेते। इस पंक्ति की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, बड़ी अद्भुत, कम से कम शब्दों में कवि ने ऐसी उत्कृष्ट भाव अभिव्यंजना यहाँ पर दी है, वह भी लोक भाषा में अद्भुत प्रयोग यहाँ पर कवि ने किया है। दिन दुकाल ला हास के सही थे। छत्तीसगढ़ की सहनशीलता, छत्तीसगढ़ के लोगों की सहनशीलता का यहाँ पर वह चित्र खींच रहे हैं। कहते हैं कि दुकाल क्या है? दुकाल अर्थात बुरा वक्त, अभाव का समय, जब हमारे पास खाने के लिए भी ना हो, ऐसा समय, ऐसी गरीबी, भूखमरी, अकाल का समय। ऐसे समय को भी छत्तीसगढ़ की भूमि, छत्तीसगढ़ की धरती तमाम अभावों को, तमाम पीड़ाओं को, तमाम विपदाओं को और संकटों को बड़े आराम से, बड़ी शांति से सह लेती है। यह यहाँ के लोगों की सहनशीलता है। जब भारत के अन्य प्रांतों में किसान अपने उपज का मूल्य न मिल पाने के कारण आत्महत्या करते हुए, फांसी लगाते हुए देखे जाते हैं, ऐसी विपद की घड़ी में भी, ऐसे संकट की घड़ी में भी छत्तीसगढ़ का किसान नए उपाय खोजने की तलाश में होता है। वह किसी भी स्थिति से, परिस्थिति से, संकट से हारता नहीं, डरता नहीं, पीछे नहीं होता। वह हर परिस्थिति का सामना करता है, संघर्ष करता है। उसकी जीवटता बहुत मजबूत है। वह दुकाल को, अकाल को, भूखमरी को, अभाव को भी हंसते हंसते झेल जाता है। महतारी मन गर्रा धूका अचरा मगठिया लेते। छत्तीसगढ़ को महतारी कहा जाता है। महतारी का अर्थ होता है माँ। जिस तरह से माँ अपने बच्चों की रक्षा, सुरक्षा करती है और किसी भी प्रकार के संकट को, कष्ट को, विपत्ति को माँ बच्चे तक पहुँचने के पहले ही उसे रोक लेती है। वह अपने आंचल में बड़े से बड़े दुख, कष्ट, विपत्ति को रोक लेती है। उसी तरह से यह छत्तीसगढ़ महतारी, यह छत्तीसगढ़ की भूमि अपने निवासियों को, छत्तीसगढ़िया लोगों को किसी भी कष्ट, किसी भी संकट, किसी भी अकाल दुकाल की पीड़ा से गुजरने नहीं देती। वह सारे संकट को, सारी पीड़ाओं को मानो अपने आंचल में
बांध लेती है और छत्तीसगढ़ के लोग सुरक्षित और संरक्षित रहते हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़िया लोगों के सहनशीलता का वर्णन कवि ने किया है। जम्मो साध चुरौना बोरों एक साध के खातिर में। साध का अर्थ क्या है? साध का अर्थ है इच्छा, कामना। चुरौना एक पात्र है जिसमें कपड़े, सोडा, पानी डालकर उसको भट्ठी में पकाने के लिए रख दिया जाता है। कवि कहता है कि एक इच्छा की पूर्ति के लिए, एक लक्ष्य की पूर्ति के लिए, एक संकल्प की पूर्ति के लिए मैंने अपने सारे लक्ष्यों को, सारे विकल्पों को, सारे इच्छाओं को मैंने भट्ठी में झोंक दिया है। अर्थात मेरी सारी इच्छाएं अब एक इच्छा को मजबूत करती हैं, मेरी सारी कामनाएं एक कामना को मजबूत करती हैं। अब मेरे जीवन में केवल एक संकल्प है, बाकी सारे विकल्पों को मैंने भट्ठी में डाल दिया है। क्यों? क्योंकि एक दिशा के उड़त परेवा ठियाला अमराले थे। कवि कहता है कि एक दिशा में उड़ने वाला जो पंछी है, एक छोटा सा पंछी भी सैकड़ों मील दूर अपने लक्ष्य तक, अपने गंतव्य पर पहुंच सकता है। तो मैं तो एक मनुष्य हूं, मैं भला अपने मंजिल तक कैसे नहीं पहुंच सकता? यदि मेरे जीवन का एक लक्ष्य होगा तो मैं निश्चित रूप से उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकूंगा। यहाँ पर कवि ने जीवन में सफलता पाने के लिए एक लक्ष्य की ओर चलने का संकेत किया है। जीवन में यदि एक उद्देश्य होगा तो मनुष्य उसे निश्चित रूप से प्राप्त कर लेगा। अनेक उद्देश्य लेकर चलने वाले लोग किसी भी उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाते। उनखर तीर ओधे के पहली सुन ले कौशल गोठ हमर, बड़े बड़े मछली मन छोटे मछली मन ला खा लेते हैं। यहाँ पर कवि चेतावनी दे रहा है, सावधान कर रहा है कि इस संसार में एक आम आदमी समुंदर की छोटी मछलियों की तरह होता है और इस समाज में रहने वाले अर्थ सत्ता, धर्म सत्ता और राज सत्ता के जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं, जो तथाकथित बड़े लोग हैं, ये बड़े लोग उन बड़ी मछलियों की तरह हैं जो छोटी मछलियों को खा जाया करती हैं। इसलिए कवि यहाँ पर सावधान करते हुए कहता है कि तथाकथित बड़े लोगों की संगति करने से पहले जरा मेरी एक बात सुनते हुए जाओ कि ये बड़ी मछलियाँ अक्सर छोटी मछलियों को खा जाती हैं। इसलिए तुम किसी धोखे में मत आना, इनके इतने करीब ना जाना कि ये तुम्हें निगल लें। एक निश्चित दूरी बना के रखना, नहीं तो ये तथाकथित बड़े लोग तुम्हें उसी तरह से निगल जाएंगे जिस तरह से कोई बड़ी मछली छोटी मछलियों को निगल जाती है। यहाँ पर समाज के तथाकथित बड़े लोगों से बचने की, उनके शोषण से बचने की चेतावनी और सलाह कवि दे रहा है।